शुरू, चलो ठीक है बच्चों। तो हम क्या कह रहे थे, ये क्या हो गया हमारा इंट्रॉन पार्ट हो गया, ये एक पार्ट क्या है हमारा एक्सॉन पार्ट है, ठीक है। ये पार्ट कैसा है हमारा एक्सॉन पार्ट है, बीच का ये पार्ट कैसा था हमारा इंट्रॉन पार्ट था। तो अब ये जो एमआरएनए, तो ये तो बन गया आपका डीएनए से एमआरएनए, ठीक है, ये बन गया आपका डीएनए से एमआरएनए। लेकिन जो ये एमआरएनए बनता है बच्चों, ये एमआरएनए आपका बिल्कुल, मैं ये कह सकती हूँ मैच्योर एमआरएनए नहीं है। कैसा है ये, इमेच्योर एमआरएनए है। और इसीलिए इस एमआरएनए को हम क्या कहते हैं, प्री एमआरएनए कहते हैं, या फिर एचएन एमआरएनए भी कहते हैं। एचएन का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पे हेट्रोजीनस। एचआरएनए का मतलब क्या होता है, एचएन का मतलब क्या है यहाँ पे, हेट्रोजीनस एमआरएनए। अब इस एमआरएनए क्या होता है, अब इस एमआरएनए को क्या बनना है, मैच्योर एमआरएनए बनना है। डेफिनेट सी बात है, ये क्या बनेगा, मैच्योर बनेगा। अच्छा, इसकी जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन चल रही है वो क्या है, 5, हाँ 5-2-3-, ठीक है। जो कॉन्फ़िगरेशन चल रही है वो क्या है इसकी, 5-2-3-। अच्छा, अब ये क्या बनेगा आपको, मैच्योर बनेगा। तो मैच्योर बनने के लिए इसमें क्या होता है बच्चों, स्प्लाइसिंग होती है, ठीक है, स्प्लाइसिंग होती है। स्प्लाइसिंग से भी पहले क्या चीज होती है, या मैं कहूँ स्प्लाइसिंग के साथ साथ होती है, ये भी आप कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं स्प्लाइसिंग से पहले की होती है। क्या होता है इसमें, होती है काट छांट। और वो काट छांट क्या होता है, वो काट छांट क्या होता है, वो काट छांट होती है इसमें कैपिंग और टेल, ये साथ साथ है प्रोसेस। प्रोसेस कैसा है, ये सारा साथ साथ है, कैपिंग और टेल। कैपिंग और टेल क्या होती है, कैपिंग होती है यानी कि इसका जो 5' एंड है, कैप कहाँ लगेगी, सिर पर लगेगी, ऊपर लगेगी। तो कहाँ लगती है, इसके आगे की तरफ लगती है, यहाँ पर, ये, ठीक है, ये क्या है इसकी कैप, ठीक है। टेल है, पूंछ है, कहाँ लगेगी, पीछे की तरफ लगेगी, तो यहाँ लगती है इसकी, ये मैंने इस तरह से बनाई है। ये क्या बनती है इसकी ये क्या है इसकी टेल है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसकी कैप वाला पोर्शन हो गया, वो क्या पोर्शन है इसका, टेल वाला पोर्शन है, ठीक। अब ये आप कहेंगे कि कैप और टेल क्यों लगता है, कैप और टेल इसलिए लगता है कि ताकि इसको जो हमारे न्यूक्लियस में मौजूद जो हमारे न्यूक्लियस एंजाइम है उनसे इसको बचाया जा सके। क्यों क्यों, कोई भी चीज भाई बाहरी कोई चीज बनेगी या बनकर आएगी या जाएगी, तो हमारा न्यूक्लियस क्या करेगा, उसको आर्टिफिशियल समझेगा, फॉरेन कॉम्पोनेंट समझेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करता है, वो उसको तोड़ने की कोशिश करता है, वो उसको डिग्रेड करने की कोशिश करता है। तो इसके लिए इसमें लग जाते हैं कैप और टेल, ताकि इसको किससे बचाया जा सके, इसको बचाया जा सके एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी से। इसकी एक्टिविटी से बच्चों, इसको बचाया जा सके एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी से। अब ये कैप क्या होती है, कौन सी कैप है, तो ये कैप है इसकी 7mg कैप। कौन सी कैप है इसकी, 7mg कैप। 7mg कैप से क्या मतलब है, 7m से मिथाइल और जी से गुआनोसिन। 7 मिथाइल गुआनोसिन, ये क्या है इसका कैप है, जो कहाँ लगती है, इसमें आगे की तरफ लगती है। यानी कि गुआनोसिन, गुआनिन जो पोर्शन है उसके 7th कार्बन पर, उसके 7th कार्बन पर क्या ऐड होता है आपका बच्चों, मिथाइल ग्रुप ऐड होता है। अब ये प्रोसेस होता कैसे है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये प्रोसेस होता कैसे है, तो ये प्रोसेस देखिए यहाँ पर, ये आपका एमआरएनए, ठीक है, हमें लगानी है कैप। तो सबसे पहले क्या होता है, ट्रांसफरेज न्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा, एक न्यूक्लियस, आई डोंट थिंक न्यूक्लियस होता है, फॉस्फोरिल फॉस्फाइल काइनेज एंजाइम होता है आई गेस। तो उसकी मदद से क्या होता है, उसकी मदद से यहां से इसके फॉस्फेट ग्रुप हटा दिए जाते हैं, रिमूव, फॉस्फेट ग्रुप क्या कर दिए जाते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं। और देन उसके बाद इस पर अटैक होता है जीटीपी का, यानी कि गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका हुआ है इसमें, इधर आके जुड़ गया आपका जीटीपी, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और इसके फिर 7th कार्बन पर जाकर जुड़ता है आपका क्या, मिथाइल ग्रुप, क्या है,
इसका मिथाइल ग्रुप इसके 7th कार्बन पर क्या है इसका मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका कैप पोर्शन। ये क्या है इसका कैप पोर्शन है। इस कैप पोर्शन को हम कैप जीरो भी कहते हैं। अब कैप जीरो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक कंडीशन और है, दो कैप और होती है, दो कैप और होती है, उसे बोलते हैं कैप 1 और कैप 2। ठीक है, ये क्या है इसकी जीरो पोजीशन है, इसको हम बोलते हैं कैप जीरो भी हम इसको बोलते हैं। इसके अलावा इसमें दो कैप होती है, कैप 1 और कैप 2। कैप 1 और कैप 2 क्या चीज है? कैप 1 होती है जब इस एमआरएनए के सेकंड न्यूक्लियोटाइड पर, इस एमआरएनए के सेकंड न्यूक्लियोटाइड पर भी अगर मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है, जैसे ये आपका एमआरएनए है, इसके सेकंड कार्बन पर, मान लो ये इसका सेकंड कार्बन है, सेकंड न्यूक्लियोटाइड है, अगर इस पर भी आपका क्या अटैच हो जाए? मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाए, तो इस ऐसी जो कैप है उसको हम बोल देते हैं कैप 1 पोजीशन। ये बहुत कॉमन कैप है, सबसे ज्यादा कैप 1 ही होती है। ठीक है, तो सेकंड न्यूक्लियोटाइड पर क्या हो जाए? आपका मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाए। अगर इस सेकंड न्यूक्लियोटाइड के साथ साथ, इस सेकंड न्यूक्लियोटाइड के साथ साथ अगर थर्ड न्यूक्लियोटाइड, यानी कि इसके बगल के ही अगर थर्ड न्यूक्लियोटाइड पर भी मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है, क्या हो जाए? मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाए, तो वो क्या हो जाती है? आपकी कैप 2। आ रही है बात समझ में? बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत हुई है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों को यही सब कुछ मिल जाएगा, ये आपको पीछे मिलेगा। पीछे कहाँ मिलेगा? आपके ट्रांसक्रिप्शन के बाद मिलेगा, स्प्लाइसिंग पोर्शन में। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर आया था, एमआरएनए का एक पार्ट था, तो मैंने यहाँ क्लियर कर दिया है। बट डोंट पैनिक, मैं वहां भी बताऊंगी। ठीक है ना, मैं आपको वहां पर भी इसकी आपको पूरी रिवीजन में आपको करा दूंगी, बट दैट डजंट मीन कि आप अभी नहीं सुनिए। अभी आप सुनिए प्रॉपर तरीके से। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ये मैं आपको एक बार और रिवाइज कराते हैं। क्या चीज है? हम पढ़ रहे हैं एमआरएनए का फॉर्मेशन, कि एमआरएनए कैसे बनता है, मैसेंजर आरएनए कैसे बनता है। तो ये क्या है? आपका डीएनए है। डीएनए से क्या फॉर्म हुआ है? आपका एमआरएनए फॉर्म हुआ है। एमआरएनए कैसे फॉर्म हुआ है? थ्रू द ट्रांसक्रिप्शन ये फॉर्म होता है। मैंने आपको बताया जो हमारा डीएनए है वो बहुत बड़ा सीक्वेंस होता है, बहुत बड़ा होता है। उसके बड़े होने का कारण क्या है? कि उसमें मल्टीपल रिपीटेड सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, यानी कि एक जैसे न्यूक्लियोटाइड उसमें कई बारी, या एक जैसे कोडोन उसमें कई बारी आते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि भाई एक जैसा प्रोटीन हमें बार बार तो फॉर्म नहीं करना है ना, तो ऑब्वियस बात है हमें बार बार तो नहीं चाहिए। तो इसकी कंडीशन में क्या रहता है? ऐसी जो पोजीशन होते हैं, मल्टीपल रिपीटेड जो सीक्वेंसेस होती है, उनको क्या बोल दिया जाता है? इंट्रॉन बोल दिया जाता है। तो हमें किसकी जरूरत होती है? हमें हमारे प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए किसकी जरूरत होती है? केवल एक्सॉन की फॉर्मेशन, एक्सॉन की जरूरत होती है। तो इसके लिए क्या होता है? थ्रू द स्प्लाइसिंग, ये जो एमआरएनए आपका फॉर्म होता है, ये जो एमआरएनए थ्रू डीएनए जो फॉर्म होता है, पहले हम कुछ भी इसमें मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, केवल एक सिंपल से ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए का फॉर्मेशन हो गया। और इस एमआरएनए को क्या बोल दिया जाता है? प्री एमआरएनए या एचएनएमआरएनए। एचएनएमआरएनए किसको बोलते हैं हम? हेट्रोजीनस एमआरएनए को एचएनएमआरएनए बोला जाता है। ठीक है, अब क्या है? इसमें एक्सॉन पार्ट भी मौजूद है, इंट्रॉन पार्ट भी मौजूद है, और इंट्रॉन पार्ट के बाद एक्सॉन पार्ट वापस मौजूद है कि नहीं है? तो हमें क्या करना है? हमें इसका इंट्रॉन पार्ट यहाँ से रिमूव करना है और सारे एक्सॉन पार्ट्स को क्या करना है? आपस में मर्ज करना है। तो इसके लिए ये जो एमआरएनए है, ये जो प्री एमआरएनए है, जब हम इसको मैच्योर एमआरएनए बनाते हैं, उसके लिए कुछ और मॉडिफिकेशंस इसमें होते हैं। जैसे कि आपकी स्प्लाइसिंग है, स्प्लाइसिंग बोलते हैं किसी भी चीज को काटना छाटना, कहीं से काट के उसे जोड़ दिया, काट के जोड़ दिया। ठीक है, लेकिन इससे पहले भी इसमें होता है कैपिंग और टेल। केपिंग और टेल, कैप का लगना और टेल का लगना। तो उसके लिए क्या होता है? कैप क्या होती है इसकी? 7 mg कैप, 7 मिथाइल गुएनोसिन कैप। 7 मिथाइल गुएनोसिन क्या है? यानी कि गुएनोसिन के 7th कार्बन पर अगर मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं कैप। और ये कैप कैसे कहलाती है? कैप जीरो कहलाती है बच्चों। कैप जीरो के ऊपर एक नाम दे दिया है बेसिकली, क्योंकि 3 टाइप की कंडीशन इसमें हो सकती है। एक तो ये नॉर्मल कंडीशन है, यानी कि 5th कार्बन आपके 5 एंड पर, शुरू में 5 एंड पर अगर आपका कैप अटैच हो जाती है, केवल उसी जगह अटैच होती है, तो उसे बोल देते हैं कैप जीरो। लेकिन अगर मिथाइल उसके अलावा आपके एमआरएनए के सेकंड न्यूक्लियोटाइड और थर्ड न्यूक्लियोटाइड पर भी अटैच हो जाती है, तो भी कंडीशन अलग अलग हो जाती है। अगर केवल सेकंड न्यूक्लियोटाइड पर अटैच होती है तो उसे हम बोलते हैं कैप 1, और अगर दोनों सेकंड और थर्ड पर अटैच हो जाती है तो उसे हम बोल देते हैं कैप 2। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी किसकी? कैप की। अब हम बात करते हैं आपकी टेल की।
ठीक है। अब किसकी बात करूंगी मैं यहाँ पर, टेल की बात करूंगी, तो ये मैं यहाँ से मिटा दे रही हूँ। इंश्योर आप लोगों ने लिख लिया होगा। ये देखिए, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ किसकी, टेल पोर्शन की। पहली चीज जो हमें टेल पोर्शन में समझनी है, टेल पोर्शन में क्या होती है, टेल जो होती है वो 3 डैश एंड पर लगती है, लेकिन इस 3 डैश एंड पर नहीं लगती। या दैट्स करेक्ट। आपकी जो टेल होती है, जो एमआरएनए में जो टेल लगेगी वो इधर ना सॉरी, इधर ना लग के कहाँ लगती है, दूसरे 3 डैश एंड पर लगती है। वो दूसरा 3 डैश एंड क्या होता है, वो दूसरा 3 डैश एंड फॉर्म किया जाता है। वो दूसरा 3 डैश एंड क्या किया जाता है बच्चों, फॉर्म किया जाता है। कैसे, ये आपका एमआरएनए है, ठीक है। इस एमआरएनए का ये 3 डैश एंड है, तो स्प्लाइसिंग के वक्त या टेल जब बनती है उसके वक्त एक फैक्टर होता है सीपीएसएफ, आपका वहां पे दे रखा है, आप देख सकते हैं, सीएसटीएफ और पॉली ए, पॉलीमरेज, ये होते हैं फैक्टर्स। ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो टेलिंग का काम करते हैं, सीपीएसएफ, क्लीवेज, क्लीवेज, पॉलीएडेनाइलेशन, पॉलीएडेनाइलेशन, स्टिमुलेशन फैक्टर, ये इस सीपीएसएफ की फुल फॉर्म है, ठीक है। सीएसटीएफ, क्लीवेज, स्टिमुलेशन फैक्टर, ठीक है। क्या है, क्लीवेज, पॉलीएडेनाइलेशन, स्टिमुलेशन फैक्टर, क्लीवेज, स्टिमुलेशन फैक्टर, और ये क्या है, पॉली पॉलीमरेज। होता क्या है बच्चों, ये वो फैक्टर है जो क्लीवेज को स्टिमुलेट करता है, ये वो फैक्टर है जो क्लीवेज को भी स्टिमुलेट करता है, साथ में पॉलीएडेनाइलेशन को भी फॉर्म करता है, और पॉली पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो आपका पॉली ए टेल जो होता है। अब ये पॉली ए टेल क्या है वो मैं बाद में बात करूंगी, तो आपको ये तीनों समझ में आए, क्लीवेज, पॉलीएडेनाइलेशन, स्टिमुलेशन फैक्टर, क्लीवेज, स्टिमुलेशन फैक्टर, और पॉली ए पॉलीमरेज। बेसिकली होता क्या है, ये सारे फैक्टर्स मिलकर, मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं आपकी बात इसको स्प्लाइसिंग में भी करूंगी, इसीलिए मैं आपको केवल ये बता रही हूँ। ये जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स मिलकर क्या करते हैं, 3 डैश एंड, ये जो 3 डैश एंड है इससे थोड़ा पहले एक क्लीवेज करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, क्लीवेज करते हैं, और क्लीवेज करने के बाद एक नया 3 डैश एंड फॉर्म करते हैं। यहाँ से एक क्लीवेज हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा, तो ये एक नया 3 डैश एंड फॉर्म होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर जो एंड फॉर्म होगा उसका भी नाम क्या होगा, 3 डैश, वो भी 3 डैश ही होगा। तो एक नया 3 डैश एंड फॉर्म करते हैं, और इस नए 3 डैश एंड पर इस पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा एक टेल या एक सीक्वेंसेस जोड़ दिया जाता है, जिसमें केवल क्या होते हैं, बहुत सारे एडेनिन होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं इसमें, एडेनिन होते हैं, और इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, इसको बोल दिया जाता है पॉली ए टेल। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। ये क्या है, आपका एमआरएनए है, कैपिंग उसमें हो गई, कैप हमने देख ली, इसमें ये आगे की तरफ क्या लग रही है, इसकी कैप लग रही है, पीछे क्या लगता है, इसमें टेल लगती है। तो ये क्या टेल होती है, ये किस कौन फॉर्म करता है, सीपीएसएफ, सीएसटीएफ, पॉलीमरेज, ये तीनों मिलकर इस टेल का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं, जो पहले से मौजूद 3 डैश एंड होता है उससे अलग एक 3 डैश एंड ये फॉर्म करते हैं क्लीवेज के द्वारा, वहां पर कट लगाते हैं और वहां पर एक नया 3 डैश एंड फॉर्म करते हैं, और पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो यहाँ पर एक बहुत सारे एडेनिन, अब अबाउट 200 न्यूक्लियोटाइड, ऐसा माना जाता है, अबाउट 200 न्यूक्लियोटाइड्स की एक इसमें पॉली ए टेल, जिसमें केवल और केवल एडेनिन होता है, उसका एक फॉर्मेशन, एक चेन फॉर्म कर दी जाती है। आगे बस ये है पॉली ए टेल, ओके, क्लियर है, ठीक है। वहां पे भी पढ़ेंगे, डोंट वरी, वहां पे भी समझा देंगे आपको। हाँ, एक चीज जो मैंने यहाँ बात करी थी, याद है, मैंने आपको बताया था कि इसमें एक लूप होल है क्या लूप होल है,
लूप होल मैं बताती हूँ आपको। लूप होल क्या होता है कि सॉरी, लूप होल क्या है इसमें लूप होल ये है कि ये जो इंट्रॉन होता है ना बच्चों, प्रोकैरियोट्स की अगर मैं बात कर रही हूँ या मैं यूकैरियोट्स में बात करूँ, तो ये एक कॉमनली देखा गया है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि नेसेसरीली या मस्ट ये होता है, पर कॉमनली ये देखा गया है कि जो इंट्रॉन होता है वो जीयू से शुरू होता है और एसी पर खत्म होता है। यानी कि इंट्रॉन की ये पहचान है, ये उसकी पहचान है कि वो कहां किससे शुरू हो, जीयू, ये यू है, किससे, जीयू से शुरू हो और एसी पर खत्म हो। यानी कि उसके न्यूक्लियोटाइड की जो शुरुआत है वो किससे होती है, जीयू से होती है, और वो खत्म कहां पर होता है, एसी पर होता है। ये बात आपसे याद रखें, ये बात आप समझ के रखें कि जो इंट्रॉन है वो क्या होता है, उसकी पहचान होती है ये कि वो जीयू से शुरू होता है और एसी पर खत्म होता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है बच्चों की, ये जो इंट्रॉन होता है, ये जो इंट्रॉन होता है ये लेरिएट फॉर्म में, किसके फॉर्म में बच्चों, लेरिएट। लेरिएट क्या होता है, लेरिएट होता है इस तरह से, यानी एक मतलब मैं ये बोलूं इस तरह से, इस तरह से एक लूप बनाते हुए, एक लूप बनाते हुए ये आपके एमआरएनए से रिमूव हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है, मैंने फिर वही बात बोली, स्प्लाइसिंग में बात करेंगे। स्प्लाइसिंग तो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो इस आपके एमआरएनए से आकर जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद ये इस आपके इंट्रॉन के यहाँ से निकलने में, रिमूवल में मदद करते हैं। आप सिर्फ इतना याद रखें कि जो आपके जो इंट्रॉन है वो क्या है, एक लेरिएट फॉर्म में, एक लूप की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाता है। आगे बात समझिए। ठीक है, तो ये बात है आपकी एमआरएनए की। ठीक है, कोई डाउट, डाउट होगा तो भी कैसे बताऊंगी। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी किसकी, एमआरएनए की। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं किसकी, टीआरएनए। टीआरएनए, टीआरएनए क्या है आपका, ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए क्या है आपका, ट्रांसफर आरएनए। यानी कि वो आरएनए जो आपका प्रोटीन फॉर्म करता है, यानी कि जो आपके न्यूक्लियो अमीनो एसिड्स को लेकर जाता है और क्या करता है, आपका प्रोटीन फॉर्म करता है। ठीक है, कैसे, टीआरएनए के बारे में पहले तो मैं तीन चार चीजें आपको, इसकी सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ते हैं बच्चों। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर क्या है, क्लोवर बोलते हैं आपके जो एक, ये वैसे तो साइंटिस्ट के ऊपर क्लोवर आपकी काली मिर्च के जो पत्ते हैं, अलग उसका पेड़ है, उसके लिए बोल दिया जाता है। आई रियली डोंट नो, मेरे को नहीं पता है, बस इतना पता है इसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसको क्लोवर लीफ मॉडल बोला जाता है। क्लोवर लीफ मॉडल क्या है, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये क्या है आपका, टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए, तो ये क्या है इसका, और मैं इसकी नाम मेंशन कर रही हूँ बच्चों। ये है इसका एक्सेप्टर, ये है इसका DHU लूप, डाई हाइड्रो यूरिडिन। एंटीकोडोन, टी लूप, और यहां पर होती है एक छोटी सी आम, जिसे वेरिएबल आम भी कह देते हैं। ठीक है, बेसिकली तो ये होता है, साथ में सी 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 ए, ठीक, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहली बात, हम कहते हैं जो आरएनए है वो क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, यानी कि इसमें बेस पेयरिंग नहीं पाई जाती है। लेकिन यहाँ आप देखें तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर ये बेस पेयरिंग है, यहाँ पर क्या है, ये
बेस पेयरिंग है। तो अब आप कहेंगे कि मैडम आपने कहा था कि अगर इसमें बेस पेयरिंग नहीं पाई जाती है, या आपने कहा था कि इसके सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है। बेसिकली होता क्या है, जो ये टीआरएनए होता है, ये टीआरएनए अपने ऊपर ही क्या हो जाता है, कॉइल्ड हो जाता है, अपने ऊपर ही आ जाता है, इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है। और इसमें मौजूद जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स एक दूसरे के सामने आते हैं, उनके साथ ये क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। ठीक है ना। तो इस तरह की बेस पेयरिंग ये शो करता है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है बच्चों कि आप ये कह दें कि आरएनए क्या है, आपका डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमने तो टीआरएनए में देखा है। नहीं, सिंगल स्ट्रैंडेड ही है, लेकिन क्या करता है, अपने ऊपर ही आ जाता है, अपने ऊपर ही फोल्ड हो जाता है। इसलिए ये क्या बना लेता है, बेस पेयरिंग कर लेता है अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स के साथ। अच्छा, तो फिर ये क्या चीज है, यहाँ क्या है, यहाँ ऐसा क्या हो गया कि बेस पेयरिंग नहीं होगी। बेसिकली ये लूप होते हैं बच्चों, ये लूप होते हैं। ये लूप कैसे होते हैं, ये लूप ऐसे होते हैं बेसिकली कि इनके अंदर नॉर्मल, या मैं कहूँ अब नॉर्मल बेस पाए जाते हैं। यानी कि ऐसे बेस पाए जाते हैं जो नॉर्मल के ही क्या होते हैं, बिहेव काम नॉर्मल जैसे करते हैं, लेकिन पेयरिंग नॉर्मल जैसे नहीं कर सकते। ठीक है ना। बनते नॉर्मल से ही है, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं जिसकी वजह से वो कैसे कहलाते हैं, एबनॉर्मल बेस पेयर्स कहलाते हैं। और इनकी वजह से क्या होता है कि इनके अंदर जो होती है बेस पेयरिंग नहीं हो पाती है। आ रही बात समझ में आपको। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, आपके लूप कहलाते हैं। ये है आपका डीएचयू लूप। डीएचयू नाम से समझ में आ रहा है क्या है, डाईहाइड्रोयूरिडिन। डीएचयू क्या है, डाईहाइड्रोयूरिडिन। डाईहाइड्रोयूरिडिन क्या है, आपका यूरासिल से बना हुआ एक एबनॉर्मल बेस पेयर है, और ये इस लूप में प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इस लूप का नाम क्या रख दिया है, डीएचयू लूप रख दिया है। और इसका बेसिकली काम क्या होता है, ये करता है एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम का काम। क्या है उसकी बात भी मैं आपसे करूंगी। फिलहाल आप ये देखिए, ये क्या है, एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम के लिए काम करता है। ठीक है, ये क्या है, आपका एंटीकोडोन लूप है। एंटीकोडोन लूप है और इसका काम क्या होता है, कोडोन्स को रीड करना। बेसिकली आपका जो टीआरएनए है वो इस तरफ से आपके एमआरएनए पर जाता है, क्योंकि यही एंटीकोडोन लूप एमआरएनए में मौजूद उनके कोडोन्स को क्या करता है, रीड करता है। तो ये क्या है, एंटीकोडोन लूप। और आपका जो टीआरएनए वो इसी तरीके से एमआरएनए के ऊपर चलेगा, इसी तरह से एमआरएनए को रीड करता है। तो ये क्या है, इसका एंटीकोडोन लूप। ये क्या है, इसका टी साइसी लूप। साई बेसिकली क्या है, साई जो होता है, साई इसमें वही इसका एबनॉर्मल बेस पेयर होता है। इसको बोलते हैं स्यूडो स्यूडोयूरिडिन। ठीक है, साई क्या है आपका, ये भी एबनॉर्मल बेस पेयर है, जो क्या कहलाता है, स्यूडोयूरिडिन। और इसका जो काम होता है वो क्या होता है, राइबोसोम। इसको बोलते हैं राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट। यानी कि ऐसी जगह जहां से ये राइबोसोम को क्या करता है, ये राइबोसोम को पहचानता है। क्या है ये, राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट है। ये वो जगह जहां से राइबोसोम को पहचानता है। ठीक है, और ये क्या है, इसकी एक्सेप्टर आर्म है। एक्सेप्टर आर्म यानी कि ये वो जगह है जहां पर ये क्या करेगा, आपके अमीनो एसिड्स को लेकर आएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपके अमीनो एसिड इससे अटैच। आ रही बात समझ में। तो इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सेप्टर आर्म। तो आपको टीआरएनए का स्ट्रक्चर समझ आया। ये क्या है, इसका डीएचयू लूप, एंटीकोडोन लूप, टी साइसी लूप, और ये एक्सेप्टर आर्म। अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम क्या होता है, अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम वो होता है जो अमीनो एसिड को एक्टिव करता है। जब आपका अमीनो एसिड बनता है, यानी कि जैसे ही आपका टीआरएनए एमआरएनए पर गया, टीआरएनए एमआरएनए पर जाएगा, एमआरएनए पर मौजूद उसके जो कोडोन्स हैं उनको रीड करेगा, और उनको रीड करने के अकॉर्डिंगली अमीनो एसिड को लेकर आएगा। तो वो जो अमीनो एसिड है, वो जो अमीनो एसिड है वो क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और अमीनो एसिड सिंथेसिस एंजाइम क्या करता है, उसको एक्टिव करता है। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे आपसे, कल बात करेंगे बच्चों। ठीक है, आज की क्लास के लिए आपका इतना ही। आपका ऑलमोस्ट आरएनए कंप्लीट हो चुका है। बहुत ज्यादा से ज्यादा मुझे 5 मिनट और चाहिए, आपकी क्लास 5-10 मिनट की और होगी। कल हम इसको आरएनए को कंप्लीट कर देंगे, आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कल से शुरू करेंगे आपका डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, थैंक यू सो मच।